Welcome students. Let's start our topic Rise of New Kingdoms. This is the second part of this chapter. Now we will discuss on some important issues like struggles and conflicts for wealth. देखिए मेडल पीरियड के कुछ जो न्यू किंगडम्स का उदय हुआ था उनके बारे में, उनके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे स्ट्रगल एंड कॉन्फ्लिक्ट फॉर वेल्थ। अब जो ये छोटे छोटे किंगडम्स थे इन्होंने वेल्थ को लेकर स्ट्रगल करना स्टार्ट कर दिया एक दूसरे से। थ्रू आउट द ईयर इनके स्ट्रगल चलते रहते थे। इनके पास काफी अच्छी वेल्थ थी, काफी अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन था, लेकिन फिर भी ये लोग सेटिस्फाइड नहीं थे और एक दूसरे से संघर्ष करते रहते थे। अपने रीजन्स को बढ़ाने के लिए एक दूसरे से झगड़ते रहते थे, स्ट्रगल करते रहते थे। नेक्स्ट द ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल। द ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल में बेटा तीन ऐसे वंश आते हैं जिनमें से पाल, गुर्जर और प्रतिहास राष्ट्रकूटास। पाल, गुर्जर, प्रतिहास और राष्ट्रकूट, ये थ्री डायनेस्टीज एक दूसरे से स्ट्रगल करती रहती थी। मतलब काफी लंबे समय तक इन्होंने स्ट्रगल करते रहने की वजह से ये जो किंगडम्स है इन्होंने अपनी कंडीशन काफी वीक बना ली थी। ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल की वजह से जो ये किंगडम्स है ये बहुत ही वीक हो गए थे, क्योंकि इनका जो स्ट्रगल है वो काफी टाइम तक चलता रहा था। अब इनका स्ट्रगल लंबे टाइम तक चला था। क्या रीजन था इसका? रीजन ये था कि जो कन्नौज जो सिटी है, एक प्रोस्पेरियस प्लेस ऑफ गंगा वैली रीजन, गंगा वैली रीजन का क्षेत्र में जो कन्नौज और जो गंगा वैली रीजन क्षेत्र था वो यहाँ पर फ्लो करने वाले रिवर्स की वजह से काफी फर्टाइल एरिया था और इकोनॉमिक कंडीशन की दृष्टि से अगर देखा जाए तो ये काफी महत्वपूर्ण था। इस वजह से ये सारे किंगडम्स इस एरिया में अपना अधिकार जमाना चाहते थे और अपनी इकोनॉमिक कंडीशन को डेवलप करना चाहते थे। तो इस वजह से इन तीनों डायनेस्टीज में लगातार कंटिन्यूअसली स्ट्रगल होता रहा था। नेक्स्ट, और ये लगातार स्ट्रगल ही इन तीनों किंगडम्स का, गुर्जर, प्रतिहार और राष्ट्रकूट और पाल्स, इन तीनों के डेक्लाइन होने का भी एक मेन रीजन रहा इनके लगातार स्ट्रगल का होना। नेक्स्ट, एडमिनिस्ट्रेशन इन किंगडम्स। अब इन किंगडम्स में जो एडमिनिस्ट्रेशन थे उसके कुछ पॉइंट्स पढ़ेंगे। जैसे कि एडमिनिस्ट्रेशन, सबसे पहला पॉइंट कि एडमिनिस्ट्रेशन कैसा होता था। द किंग इज सुप्रीम पावर, ही एडॉप्टेड द ग्रेट टाइटल ऑफ महाराजा धीमराज। इन किंगडम्स में जो रूलर्स होते थे, मेन पावर हेड जो होता था वो किंग होता था। उन्होंने अपने आप को कुछ डिफरेंट टाइटल्स दे रखे थे, जैसे कि महाराजा धीमराज। ये ऐसे टाइटल्स अपने आप को सुपीरियर दिखाने के लिए अपने आप को दे रखे थे। फिर किंग्स ने अपने स्टेट के डिफरेंट रीजन्स में सामंत नियुक्त किए। जो जिन रीजन्स में जमीन, जो राजा की जो लैंड होती थी उससे जो टैक्स कलेक्ट करना, वहां का एडमिनिस्ट्रेशन सुचारू रूप से चल रहा है या नहीं, ये सब काम सामंत करते थे। मतलब उसके राजा के कोर्ट में जो हाई पोस्ट पर जो ऑफिसर्स होते थे उनको सामंत कहा जाता था। ओके, नेक्स्ट, द प्रस्थितीज। अब ये प्रस्थितीज क्या होती थी? ये ग्रेट स्कॉलर्स, मतलब ब्राह्मण्स होते थे उस समय, उनके द्वारा राजा की प्रशंसा में लिखी जाने वाली पोएम्स होती थी, जिनको राजा सुनकर खुश हो जाता था और उनको सुनकर इन परिस्थिति से राजा की, इन परिस्थिति में राजा के द्वारा जो अचीवमेंट्स प्राप्त की जाती थी उनको काफी बढ़ा चढ़ाकर लिखा जाता था और ये ग्रेट स्कॉलर्स ब्राह्मण्स के द्वारा लिखी जाती थी। अब लैंड ग्रांट्स क्या होते थे? लैंड ग्रांट्स ब्राह्मण्स को दी जाने वाली कुछ
वेल्थ के रूप में लैंड ग्रांट्स की जाती थी, उनको जमीनें दी जाती थी, ताकि और ये जमीनें इसलिए दी जाती थी, वो जो ब्राह्मण लोग प्रस्तुति लिखते थे, राजा की प्रशंसा में जो बड़े बड़े लेख लिखते थे, उसके बदले दी जाती थी, और उन जमीन पर ये ब्राह्मण लोग अपना एग्रीकल्चर करके अपना जो इकोनॉमिक कंडीशन है उसको बढ़ाते थे। नेक्स्ट, द तुर्किश इन्वेंशंस। देखिए बेटा, टाइम के साथ साथ कुछ बाहरी आक्रमणकारियों ने इंडिया के ऊपर अपना आक्रमण करना स्टार्ट कर दिया, जिससे और लगातार आक्रमणों की वजह से हमारा जो इंडिया के किंगडम्स थे, जो रूलर्स थे, वो अपने आप को वीक समझने लगे, और जिनकी वजह से इन्होंने हमारे इंडिया के बहुत सारे पार्ट्स पर कब्जा कर लिया। इनमें से कुछ दो मोस्ट इंपोर्टेंट है, महमूद ऑफ गजनी एंड मोहम्मद गौरी। इनके बारे में हम एक डिस्कशन करेंगे, किस प्रकार से महमूद गजनी ने और मोहम्मद गौरी ने हमारे इंडिया के ऊपर अपना आधिपत्य स्थापित किया। अब ये सबसे पहले महमूद और गजनी, ये गजनी अफगानिस्तान में है, वहां का रूलर था महमूद गजनी। इसने इंडिया के ऊपर 17 टाइम अटैक्स किया। इसका मेन जो पर्पस था, इंडिया के मंदिरों से जो टेम्पल्स, इसने सुन रखा था कि इंडिया की जो टेम्पल्स में बहुत सारी वेल्थ है, बहुत सारी धन संपदा है, ज्वेलरी है, तो इसने सोचा कि क्यों ना वहां से इसको लाकर और मैं अपने कंट्री में इसको दूं। तो इसने 17 टाइम्स हमारे इंडिया पर अटैक किया, और हमारे नॉर्थ इंडिया के जितने भी बड़े बड़े टेम्पल्स थे, वहां से इसने सारी वेल्थ को लूट कर गजनी में लेके गया, और गजनी को इसने काफी ब्यूटीफाई किया, मतलब काफी ग्लोरियस किया। अब ये जो गजनी है, इसने सोमनाथ टेम्पल ऑफ गुजरात पर भी आक्रमण किया। ये एक सबसे बड़ा विनाशकारी, सबसे डेंजरियस अटैक था, और इसने वहां से धन संपदा ही नहीं लूटी, बल्कि जो वहां जो स्कल्पचर्स होती थी उनको भी डिस्ट्रॉय करना इसका एक मेन मकसद था, कि हिंदुइज्म के काफी खिलाफ था ये। तो इस तरीके से इसने हमारे इंडिया की जो इकोनॉमिक कंडीशन है उसको काफी वीक बनाने की कोशिश की। ये इंडिया को लेकर बहुत ही इंटरेस्टेड था, इंडिया के बारे में बहुत कुछ जानना चाहता था। मोहम्मद गजनी की बात हो रही है, महमूद गजनी की। ये इंडिया के बारे में काफी जानना चाहता था, इसलिए वो अपने साथ एक पर्शियन स्कॉलर अपने अल-बैरूनी को लेके आया, और अल-बैरूनी ने हमारे इंडिया के ऊपर एक किताब लिखी जिसका नाम है किताब उल हिंद। उसमें हमारे इंडिया के बारे में काफी डिटेल में इसने राइट किया है, लिखा है। नाउ वी डिस्कस अबाउट द मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी भी अफगानिस्तान के एक स्मॉल स्टेट का किंग था। इसका मोहम्मद गौरी ने भी इंडिया पे अटैक किया। इसका केवल रीजन ये नहीं था कि यहाँ से जो वेल्थ है वो लूट के ले जाना, बल्कि इंडिया की वेल्थ को लूटने के साथ साथ ये इंडिया में जो मुस्लिम डायनेस्टी को भी इस्टेब्लिश करना चाहता था। ये इसका मेन रीजन था। जब इसने इंडिया पे अटैक किया तो पृथ्वीराज चौहान के साथ इसकी इन दोनों का वार हुआ, और इस फर्स्ट 1190 जिसको तराइन की फर्स्ट लड़ाई भी कहा जाता है, 1191 में फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच जो वार हुआ, उसमें पृथ्वीराज चौहान ने इसको डिफीट किया। ये मुश्किल से अपनी जान बचा, काफी इंजर्ड हो गया था, अपनी जान बचा के वहां से भागा। इसके बाद नेक्स्ट ईयर 1192 में इसने फिर से सेकेंड बैटल ऑफ तराइन
पृथ्वीराज चौहान पे अटैक किया और पृथ्वीराज चौहान को डिफीट किया। इसने पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया था और कुछ समय के बाद उसको मार भी दिया, उसका मर्डर भी कर दिया। ओके, तो ये मोहम्मद गौरी के बारे में हमने पढ़ा। अब हम एक केस स्टडी है चोलों की, चोला रूलर्स की, तो उसके बारे में हम थोड़ा सा यहाँ डिस्कस करते हैं। बेटा इसके दो फेमस रूलर थे, मोस्ट पावरफुल रूलर एंड फेमस रूलर ऑफ चोला डायनेस्टी, राजेंद्र चोला और राज राजा। अब जो ये राजेंद्र चोला थे, ये काफी पावरफुल राजा थे। इन्होंने अपने किंगडम्स को काफी, जैसे कि नॉर्थ इंडिया में रिवर गंगा से क्रॉस करते हुए नॉर्थन किंगडम्स को इसने कॉन्क्यूर किया, इसने जीता और नॉर्थ इंडिया में भी अपने किंगडम को इस्टेब्लिश किया। नेक्स्ट, आर्ट एंड आर्किटेक्चर। चोला रूलर्स वर द ग्रेट पैट्रन ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर। उन्होंने बेटा बहुत सारे मोन्यूमेंट्स बनवाए, टेम्पल्स बनवाए। ये रूलर्स आर्ट के और आर्किटेक्चर और स्कॉलर्स की बड़ी रेस्पेक्ट करते थे। बृहदेश्वर टेम्पल जो कि तंजावुर में बनाया गया है, वो राज राजा ने बिल्ड करवाया था और ये लॉर्ड शिवा को समर्पित है। ये टेम्पल बृहदेश्वर टेम्पल जो कि तंजावुर में है। अब उस समय नटराज की मूर्ति, मतलब नृत्य करते हुए, डांस करते हुए शिव का जो स्कल्पचर था वो बहुत ही फेमस था। नेक्स्ट, एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था उस समय? चोलास के समय में जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो कैसा था? चोला किंगडम हेटेड द एडमिनिस्ट्रेशन इन रैन विद द मिनिस्टर्स। अब चोला मिनिस्टर्स का एडमिनिस्ट्रेशन अगर लोकल लेवल पे देखा जाए, लोकल लेवल से ही बड़ा स्ट्रांग था। लोकल लेवल पर, विलेज लेवल पर 3 मीटिंग्स होती थी, जैसे उर, सभा और नगरम। उर में कॉमन पीपल होते, कॉमन असेंबली होती थी, कॉमन पीपल्स की असेंबली होती थी। सभा में लर्न मैन होते थे, यानी कि स्कॉलर्स, जो एजुकेटेड लोग होते थे। नगरम में मर्चेंट्स, ट्रेडर्स और आर्टिसियंस आते थे। तो इस तरीके से जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो विलेज लेवल से ही काफी स्ट्रांग होता था। एडमिनिस्ट्रेशन वर्क सेल्फ गवर्नमेंट होता था और ये काफी वेल डेवलप्ड था। तो चोला सिस्टम में जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो काफी स्ट्रांग था। नेक्स्ट, इकोनॉमिक कंडीशन। देखिए, इकोनॉमिक कंडीशन अगर किसी स्टेट की देखी जाती है तो वो उसके लैंड जो एग्रीकल्चर की जाती है, एग्रीकल्चर से की जाती है कि कितना लैंड पर किस प्रकार से एग्रीकल्चर हो रही है, कितना, फिर उससे जो लोग टैक्स देते थे उससे राजा का जो खजाना है, राजा जो टैक्स के रूप में लेता था उससे राजा की नीड्स और स्टेट्स के नीड्स को कंप्लीट करता था। तो इस तरीके से जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो पहले चोला से पहले काफी वीक थी ये, लेकिन चोला रूलर्स ने एग्रीकल्चर को काफी इंकरेज किया, इरिगेशन मेथड्स को काफी डेवलप किया, डैम्स बनवाए, जिन बड़े बड़े डैम्स बनवाए बहुत सारे एरियाज में जिनमें फ्लड्स वगैरह आती थी, ऐसे एरियाज को डेवलप किया गया। तो इस तरीके से जो इकोनॉमिक कंडीशन थी वो काफी अच्छी थी इन चोला रूलर्स। ओके, दिस इज योर टुडेज टॉपिक। ओके, थैंक यू।